जय हिंद। स्वागत है सभी का एबीसी कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पे। बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार द्वारा 21,391 पदों पे बिहार पुलिस की भर्ती को अनाउंस किया गया है, जिसमें इन अभ्यर्थियों का मतलब जो भी चयनित विद्यार्थी होंगे, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको 21,700 से 69,100 रुपये का वेतन दिया जाएगा, जिसमें आपको इस पूरे भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी इस पीडीएफ में दी गई है, जिसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको भर्ती की प्रक्रिया में रखा गया है कि आपके पाठ्यक्रम क्या हो पाएंगे, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म को भर पाएंगे, उनको भरने का प्रक्रिया क्या होगा, उनका फी कितना लगेगा, उनका चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए इनका पाठ्यक्रम रखा गया है, यानी कि इनका सिलेबस है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो 10वीं का सिलेबस है, उसके आधार पे आपके हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित के प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान जैसे आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक के और अर्थशास्त्र होते हैं, उनसे प्रश्न होंगे। इसके साथ साथ विज्ञान विषय में आइए तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। सामान्य ज्ञान के साथ साथ समसामयिक, जिसे आप करंट अफेयर कहते हैं, इनसे भी प्रश्न रखे जाएंगे। कुल आपके 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न के लिए आपको 100 अंक मिलेंगे और कुल परीक्षा का समय 2 घंटा रखा गया है। ठीक, मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इस पूरे पीडीएफ में कहीं भी निगेटिव मार्किंग का चर्चा नहीं किया गया है, मतलब कि इस परीक्षा में आपके निगेटिव अंक नहीं होंगे, मीन्स किसी भी गलत प्रश्न के लिए आपका अंक नहीं कटेगा। ठीक, आगे देखिए, आगे आपको बताया गया है कि जो भी लिखित परीक्षा होंगे उसके आधार पे आपका फाइनल चयन, मतलब कि अंतिम रूप से चयन आपका नहीं होगा, क्योंकि लिखित परीक्षा सिर्फ आपको इसलिए देना है कि आप अगले क्रम में आगे बढ़े हैं, मतलब कि शारीरिक दक्षता आप दे सकते हैं। अगर लिखित परीक्षा में आपका रिजल्ट हो जाता है तो आप शारीरिक दक्षता के लिए चयनित हुए हैं। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता में जब आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे तो उस जो भी अंक आपको प्राप्त होंगे उसके आधार पे आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पे आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब इनमें है ना कि सिपाही के पद पे जो भी आपके आवेदन होंगे, उन आवेदन के लिए पात्रता क्या रखी गई है। तो उनका पात्रता है कि जो भी विद्यार्थी होंगे वो भारतीय नागरिक होंगे अनिवार्य रूप से, तो वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके साथ साथ उनकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 मतलब कि इंटर होना चाहिए, 12वीं की परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए, या फिर बिहार सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड के द्वारा निर्गत जो मौलवी का प्रमाण पत्र हो वो होना चाहिए, या बिहार सरकार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी रहना चाहिए, अंग्रेजी विषय होना चाहिए, अथवा जब आप आचार्य का प्रमाण पत्र लेते हैं उसमें अंग्रेजी की कोई ये नहीं है तो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, या बिहार सरकार द्वारा या अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी किस उम्र के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए कोई भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी के लिए के विद्यार्थी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा आपके 18 वर्ष रखे गए हैं। अगर आपकी उम्र 1 वर्ष मतलब कि 1/8/2022 यहाँ देखिए बताया गया है 1/8/2022 तक अगर आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो जाती है तो आप इस फॉर्म को भर लेंगे। यहाँ 23 होना चाहिए, 2023 हो सकता है कि मिस प्रिंट हो। ठीक है, तो आगे आपको हो सकता है कि बताया जाएगा। वैसे इस समय तक आपके न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो जाने चाहिए। अगर 18 वर्ष हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम सीमा तो 18 वर्ष हो गया, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष होंगे। जो पिछड़े वर्ग के पुरुष हैं, यानी कि ओबीसी जिन्हें आप बोलते हो, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, उनका निम्न उम्र तो 18 वर्ष ही है, लेकिन अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखा गया है। उनके बाद जो पिछड़े वर्ग या अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला है, महिला के लिए तो ये 18 वर्ष न्यूनतम है, लेकिन
उच्चतम यानी अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष ही है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखी गई है। लेकिन इनके साथ साथ जो गृह रक्षक होमगार्ड्स वाले व्यक्ति हैं उनको अधिकतम 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र की गणना जो मैट्रिक का आपका प्रमाण पत्र होगा तो मैट्रिक में जो आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे ना, जन्म तिथि होंगे, उसके आधार पे आपके उम्र की गणना की जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड से मतलब है कि आपकी जैसे ऊंचाई हो गए, मतलब आपके हाइट हो गए, हाइट किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जो भी देखो अत्यंत पिछड़ा ये अनारक्षित हो गए, जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे हो गए या फिर पिछड़े वर्ग के बच्चे हो गए, ओबीसी वाले, उनकी न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अब उनके बाद जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष हो गए उनके न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसी भी वर्ग की महिला अगर है तो महिला की न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होगी, अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है। उसके बाद सीना की माप होगी, तो ये सीना की माप सिर्फ पुरुषों के लिए रखा गया है, महिलाओं में सीना की माप नहीं ली जाती है। या फिर अगर आप थर्ड जेंडर वाले हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो उनकी भी सीना की जांच नहीं होगी। लेकिन जो थर्ड जेंडर के शारीरिक दक्षता होगी ना, वो सभी महिलाओं के ये में ही होंगी। जो महिलाओं की दक्षता होगी वही उनके लिए भी रखा गया है। तो देखिए, तो फिर इनमें जो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी या पिछड़े वर्ग ओबीसी वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए सीना की माप 81 सेंटीमीटर है, और जब वो सीना को फुलाएंगे तो उनका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि अगर आप जब सीना को फुलाते हो तो कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा आप जितना फुला लो। यानी जैसे देखिए, अगर आपकी सीना की माप 82 सेंटीमीटर आ रही है और जब आप सीना को फुलाते हो तो 5 सेंटीमीटर बढ़ के 87 सेंटीमीटर निश्चित ही पूरना चाहिए। ठीक है। अगर 83 सेंटीमीटर है तो ये 88 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि यहाँ क्राइटेरिया है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर किसी भी हाल में आपका सीना फूलना चाहिए। ठीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो गए तो उनका भी सेम ही है, 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है, अधिकतम 86 सेंटीमीटर मीन्स फुला करके है। और यहाँ भी अधिकतम मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। उसके बाद जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनके बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, और जब आप सीने को फुलाते हो तो 84 सेंटीमीटर आना चाहिए। यानी कि फुलाने के बाद आपके सीना का माप 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। ठीक है। महिलाओं में या फिर जो भी थर्ड जेंडर हैं, थर्ड जेंडर में सीना की माप नहीं होगी, लेकिन महिलाओं का वजन रखा गया है कि न्यूनतम वजन उनका 48 kg होना चाहिए। पुरुषों के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि पुरुषों का वजन किस प्रकार से होना चाहिए। आगे आपको नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में आपको प्रथम चरण में आपके लिखित परीक्षा होंगे, और लिखित परीक्षा के बाद प्रत्येक कैटेगरी में मतलब कि जितने भी कोटि हैं सभी कोटि के आधार पे 5 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा, और उच्च 5 गुने रिजल्ट जो भी आपको प्रकाशित किए जाएंगे ना, उन सभी का शारीरिक दक्षता होगा, और शारीरिक दक्षता में जो भी उत्तीर्ण होंगे उनको फाइनल रूप से सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, उनके बाद आपको पाठ्यक्रम यहाँ फिर से बताया गया है, जो मैंने इससे पहले बता दिया है कि आपका पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, रहना चाहिए या किस प्रकार से रहेगा। ठीक। उनके बाद यहाँ पे आप सिलेबस तो हो ही गए, लिखित परीक्षा में जो 30% आपके आने चाहिए वैसा कुछ बताया गया है, और लिखित परीक्षा में जो भी अंक आपको प्राप्त होंगे उसके आधार पे 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया। मतलब प्रत्येक कोटि का मतलब है ना, देखिए अगर जनरल में जो भी सीट आपको दिए गए हैं उनमें 5 का गुना कर लो तो उनका रिजल्ट उतने नंबर में होगा। अगर ओबीसी का जो भी सीट है उस सीट में 5 का गुना करोगे तो उतने संख्या में रिजल्ट बनेंगे। वैसे ही अति पिछड़ी जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी होंगे और महिला के लिए भी। ठीक। उसके बाद द्वितीय चरण में आपको आपकी शारीरिक दक्षता होगी, मतलब यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा लिखित परीक्षा से, उसके बाद आप शारीरिक दक्षता के लिए एलिजिबल हो गए, शारीरिक दक्षता के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता में सबसे पहले आपका दौड़ होगा, फिर उसके बाद आपके हाई जंप होंगे, फिर आपके गोला फेंक होंगे।
ठीक है, यानी ऊंची कूद और गोला फेंक। तो देखिए दौड़ में क्राइटेरिया रखा गया है कि जो भी पुरुष होंगे उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और कम से सबसे अधिक समय 6 मिनट का लगना चाहिए। 6 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो आप असफल घोषित किए जाओगे। अब दौड़ में आपको पूरे 50 अंक दिए जाने वाले हैं। तो इस 50 अंक को बांटा गया है कि आप कितने मिनट में दौड़ पूरा करोगे तो कितना अंक मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप 5 मिनट में दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको कुल 50 अंक मिल जाएंगे। 5 से 5 मिनट 20 सेकंड में अगर दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक मिलने वाले हैं। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में अगर दौड़ पूरा करते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक यानी कि 6 मिनट तक अगर आप दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और अगर इससे ज़्यादा समय लगाते हैं, 6 मिनट से ज़्यादा समय लगाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाओगे। वैसे ही महिलाओं के लिए रखा गया है कि महिलाओं 1 किलोमीटर की दूरी को अधिकतम 5 मिनट में पूरा करेंगी। और उनको भी रखा गया ना कि अगर आप वो महिलाएं 4 मिनट से कम समय में अपनी 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेती हैं तो उनको कुल 50 अंक दिए जाएंगे। और अगर 4 मिनट से अधिक लेती हैं और 4 मिनट 20 सेकंड का समय लेती हैं तो उनको 40 अंक दिए जाएंगे। अगर वो 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 से 40 सेकंड से कम लेती हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। अगर वो 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक लेती हैं और 5 मिनट तक दौड़ पूरी करती हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। और जो महिला 5 मिनट से ज़्यादा समय ले लेंगी उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उनके बाद गोला फेंक का क्रम आता है। तो गोला फेंक में पुरुषों के लिए देखिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा जो कुल 16 पाउंड का हो, 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड 16 फीट तक फेंकना होगा। तो इस पूरे गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। अब ये 25 अंक आपको किस तरह से मिलेंगे तो ध्यान दीजिए। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक गोला फेंक लेते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट फेंकेंगे तो 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फीट फेंकेंगे तो 17 अंक मिलेगा। और 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक लेते हैं तो आपको कुल 25 अंक मिल जाएंगे पूरे। उसके बाद महिलाओं के लिए रखा गया है कि 12 फीट का गोला फेंकना है, 12 पाउंड का गोला फेंकना है और 12 फीट तक फेंकना है। और इनको भी 25 अंक में बांटा गया है कि आप कितने फीट तक फेंकोगे तो कितना अंक मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए, न्यूनतम 12 फीट से अगर 13 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिल जाएगा। 13 से 14 तक आपको 13 अंक मिलेगा। 14 से 15 तक आपको 17 अंक मिलेगा। और 15 से 16 तक 21 अंक है। और 16 फीट से अधिक जब आप फेंक लेती हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएगा। लेकिन जब आप 12 फीट से कम गोला फेंकती हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद ऊंची कूद का क्रम आता है। तो ऊंची कूद में आपको कुल 25 अंक मिलते हैं इनमें भी। और इन भी 25 अंक को बांट दिया गया है कि कितने ऊंचाई की कूद आप लगाते हो तो कितने अंक आपको मिलने वाले हैं। तो पुरुषों के लिए है कि कुल आपको 4 फीट कम से कम कूदना है। ठीक, अगर आप 4 फीट कूदते हो तो आपको 13 अंक मिल जाता है। 4 फीट 4 इंच की ऊंची कूद लगाते हो तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच में 21 अंक मिलेगा। और कुल 5 फीट जब आप छलांग लगा लेते हो तो आपको 25 अंक मिल जाते हैं। वैसे ही महिलाओं के लिए रखा गया है न्यूनतम 3 फीट, 3 फीट से कम आप नहीं उछलेंगी। अगर 3 फीट उछलती हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच उछलती हैं तो 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच उछलती हैं तो 21 अंक मिलेगा। और अगर कुल 4 फीट आप उछल जाती हैं तो आपको 25 अंक मिल जाते हैं। लेकिन 3 फीट से कम उछली तो आप असफल घोषित हो जाएंगी, वहीं आप फेल हो जाएंगी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद मेधा सूची को बताया गया है। जो मैंने आपको बताया कि मेधा सूची लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा सिर्फ आप पास हो गए शारीरिक दक्षता के लिए। शारीरिक दक्षता में जो भी आपके अंक मिले ना, जो आपके 50 अंक हैं दौड़ के, 25 अंक हैं गोला फेंक के और 25 अंक ऊंची कूद के, यहाँ से कुल 100 अंक बने। तो इस 100 अंक में जिनको ज़्यादा अंक मिलेगा, मीन्स जिस प्रकार से आपके अंक मिलेंगे उसी अंक के आधार पे आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब इनमें जैसे आपको बताया गया है कि अगर 2 विद्यार्थी का अंक समान हो गया, एक जैसा आ गया, तो उनको उनके जन्म तिथि के आधार पे उनकी रैंकिंग की जाएगी। अगर जन्म तिथि भी समान हो गए तो उनको उनके योग्यता के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। अब योग्यता भी समान हो जाते हैं तो सबसे पहले आपके 10+2 के अंक देखे जाएंगे। अब इन अंक में जिनका अंक अधिक होगा उनको वरीयता
प्रदान किया जाएगा, जिनका कम होगा उनको नीचे रखा जाएगा। अगर ये भी समान हो गए तो 10th का अंक देखा जाएगा, 10वीं का अंक देखा जाएगा। जो इनका 10वीं का अंक ज़्यादा होगा उनको ऊपर रखा जाएगा, जिनका कम होगा उनको नीचे रखा जाएगा। इस प्रकार से आपके मेधा सूची तैयार किए जाने वाले हैं। उनके बाद आपके जो कोटिवार यानी कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसियां हैं उनको बताया गया है कि जैसे देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 8,556 पद दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2140 है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 है। उनके बाद जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में 2570 रखा गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर वाले विद्यार्थी भी होंगे, उनके 56 पोस्ट रखे गए हैं। और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 655 है, जो कुल मिला के 21,391 बहुत बड़ी वैकेंसी है इस बिहार में। ठीक है, बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इनमें नौकरी आप आसानी से ले सकते हैं। फिर उनके बाद जो ये सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जो भी विद्यार्थी ये इनके पोता पोती होते हैं ना, स्वतंत्रता सेनानी वाले, तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए 428 पद और उसके बाद जो गृह विभाग है उनका 56 पद इसमें रखा गया है। इनमें आरक्षण की बात आगे कही गई है। आगे आपको चिकित्सा प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है कि जिनमें आपको आंख का जांच कराना होगा, जिसमें आपके कलर ब्लाइंडनेस होंगे, कलर ब्लाइंडनेस की जांच होगी। कलर ब्लाइंडनेस के साथ साथ आपके श्रवण शक्ति यानी कि कान की जांच होगी। फिर आप हल्का के बोलते हैं हल्काहट की जांच की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन होगा, उनका पहचान होगा। उनके बाद उनके प्रति कोई आपराधिक मामला है नहीं है, इन सब की जांच। फिर आपको आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है कि मतलब कि जिस सिपाही के पद के लिए आवेदन आप 20/6/2023 से कर सकते हैं। यह आपके ऑनलाइन करने की प्रारंभिक तिथि है। उसके बाद अंतिम तिथि भी आपको बताई गई है। अंतिम तिथि आपके 20/6/2023 है। अंतिम तिथि शुरू में था ना। आवेदन आप 20/6/2023 से भरना प्रारंभ करेंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 20/7/2023 रखी गई है। पूरे आपको 1 महीने का समय दिया गया है, यानी कि 20/6/2023 से आपके ये आवेदन पत्र भरना प्रारंभ होगा और वहीं 20/7/2023 तक ये आपका अंतिम डेट होगा जब तक आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, इनकी पूरी प्रक्रिया आपको दी गई है। इन प्रक्रिया में आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप csbc.vis.nic.in, ये बिहार पुलिस का टैब है, इस पे जाइए। उसके बाद इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आगे टैब ओपन होगा। इस मीन्स ये जो csbc.vis.nic पर जाइएगा तो बिहार पुलिस का टैब मिलेगा, या फिर यहाँ ना ADVTS बाई ग्रुप पे जाइएगा, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको 01/2023 दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आवेदन पत्र संबंधी आपको लिंक मिलेंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने आवेदन पत्र को भरना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, उससे पहले आपको एक जानकारी यहाँ दी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि मीन्स बिहार राज्य के जो भी मूल निवासी होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गए, या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, या अनारक्षित रूप के जो भी पुरुष हैं, उन लोगों को 675 रुपया, मतलब उन लोगों के लिए फी बताया गया है कि किनका किनका फी किस प्रकार से रहना रहेगा। तो इनमें बताया गया है ना कि किसी भी कोटि के अगर महिला पुरुष या फिर के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 675 रुपया रखा गया है। मतलब यहाँ देखिए कहा गया है कि अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं एवं किसी दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं, तो कुछ दूसरे राज्य के विद्यार्थी में किसी भी कोटि के महिला हो या पुरुष हो, इन सबको 675 रुपया देना होगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, के मूल निवासी, बिहार के मूल निवासी हैं और किसी भी कोटि की महिला, चाहे वो जनरल की महिला हो या OBC की महिला हो, उनको 180 रुपया देना होगा परीक्षा शुल्क। ठीक है, ऑनलाइन पत्र ये जो भी फॉर्म आप भरेंगे तो उनमें आपको बताया गया है वेबसाइट पे बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, जिनमें आपको ये बोला गया है कि सबसे पहले आप इसके साइट पे जाएंगे। साइट पे जाने के बाद
बिहार पुलिस का टैब आपको मिलेगा या ADVTS बाय ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये मिलेगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो जाएगी और वहाँ से आप अपने आवेदन पत्र को भर पाएंगे। यहाँ एक और मुख्य निर्देश दिया गया है कि जो भी विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे ना, वो ध्यान रखेंगे कि वो इस जो भी भुगतान है, उन भुगतान मतलब कि जो परीक्षा शुल्क है उनको ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, या डेबिट कार्ड हो गया, इन सब से भी आप फॉर्म शुल्क दे सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले आप पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के बाद आपको तुरंत पहले परीक्षा शुल्क ही देना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद भुगतान करेंगे और उनसे पहले जो भी विद्यार्थी हैं वो ये सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर होगा और एक ईमेल आईडी भी होगा, ठीक है। उनके बाद उसी के नाम से वो पंजीकृत करेंगे और एक मोबाइल से एक ही विद्यार्थी अपना पंजीकरण कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे, ये भी बताया गया है ना कि कोई एक विद्यार्थी एक ही आवेदन फॉर्म भरेंगे। अगर एक से अधिक आवेदन फॉर्म को भरते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप गलती से 2 आवेदन कर देते हैं तो आप एक आवेदन को कैंसिल कर देंगे, ऐसा बोला गया। देखिए, आवेदन ऑनलाइन पत्र के आपको 2 भाग रखे गए हैं। प्रथम भाग में आपको बोला गया है ना कि उम्मीदवार सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करेगा। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, मतलब प्रथम चरण में जब आप पंजीकरण करोगे तो आपसे क्या क्या चीज़ मांगे जाएंगे उनकी जानकारी दी गई है कि आपके नाम उसमें पूछे जाएंगे, आप अपना नाम उसमें भरोगे। नाम आपके सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपके मोबाइल नंबर हो जाएंगे, आपके ईमेल आईडी हो जाएंगे, बिहार राज्य के अधिवास, आप मतलब यहाँ के डोमिसाइल हैं कि नहीं, यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं, आपका आरक्षण कोटि क्या है, जनरल से हैं, OBC से हैं या फिर आप EBC हैं, SC हैं, ST हैं, उनको डालना होगा। आपका लिंग क्या है, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपके पदों की प्राथमिकता एवं गृह रक्षक होने अथवा ऐसे होने संबंधी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद आपको भुगतान की प्रक्रिया, मतलब आपको परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल पे, दोनों पे ही आपको तत्काल पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दे दिए जाएंगे। SMS और ईमेल द्वारा ये आपको भेजा जाएगा। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपका पंजीकरण गलत हो गया है या आप कोई भी जानकारी गलत करके सबमिट किए हैं तो यहाँ आप पंजीकरण को रद्द करेंगे और रद्द करने के बाद फिर नया पंजीकरण आप शुरू। ध्यान रखेंगे, एक बार अगर भुगतान आप कर देते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं होगा जब आप उसे रद्द करेंगे अपने पंजीकरण को या फॉर्म को। तो अगर आप सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लेते हैं तो उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में आपके वांछित सूचना आपसे मांगी जाएगी, जैसे आपके पिता पति का नाम क्या है या माता का नाम क्या है, इस प्रकार की जानकारी आपसे मांगी जाएगी। आपके शैक्षणिक योग्यता आपसे पूछे जाएंगे, शैक्षणिक योग्यता को फुल करना होगा, जो सभी आप सही उसमें भरेंगे। इसके बाद आवेदक का फोटो रंगीन होना चाहिए, 2 माह के अंदर आप उसे खिंचवाए हों वैसा होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड ध्यान रखेंगे कि सफ़ेद बैकग्राउंड का फ़ोटो आपसे मांगा गया है। जो भी आप फ़ोटो बनवाएंगे उसका बैकग्राउंड ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद होना चाहिए और फ़ोटो की साइज़ 15 से 25 KB का होना चाहिए, जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप हिंदी और अंग्रेजी में आपके हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। ये भी अलग अलग होने चाहिए, एक ही साथ दोनों नहीं होने चाहिए। इनका भी साइज 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए, जो JPG फॉर्मेट का होगा। इनका भी बैकग्राउंड तो ही होगा और उसके बाद आप इन्हें अपलोड करोगे, अपलोड करके सबमिट करोगे। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर मिस आप ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार से गलत नहीं हो, सही से मिला लें और उसके बाद उसे अपलोड करके फिर आप फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट के बाद अपना एक्नॉलेजमेंट मीन्स उसका एक प्रिंट ले लें, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी होगा। और ध्यान रखें, अगर आपको कभी भी लगे कि आप जो फॉर्म भरे हैं उसमें कुछ गलत कर दिए हैं, आपसे कुछ गलती हो गया है तो समय रहते पहले आप उसे रद्द कर दें। रद्द करने के बाद आप दूसरा फॉर्म भरें, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म रद्द करने के बाद आपको परीक्षा फीस वापस नहीं किया। इस पेज में आपको बताया गया है ना कि कौन कौन से स्थिति में आपके आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। देखो, आवेदन रद्द करने के लिए कुल 15 ये बताए गए हैं।
जिनमें आपसे सबसे पहले ही बता दिया गया है कि जो भी आप प्रथम भाग में भरे हैं और जो द्वितीय भाग में भरे के सही से आपको सबमिट किए हुए हैं, अगर आप प्रथम भाग को भर दिए, द्वितीय भाग को भर के सबमिट नहीं किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आवेदक द्वारा जो भी आप भरे उसमें आपका फ़ोटो ठीक से नहीं है, हस्ताक्षर ठीक से नहीं है, तो भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन भुगतान नहीं किए तो भी आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप कोई भी गलत सूचना देते हैं, उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। गलत आरक्षण कोटि का आप चयन कर लेते हैं, उस समय भी ये रद्द कर दिए जाएंगे। अगर आपके द्वारा जो भी दस्तावेज का दिया गया, मतलब जो आप भरे हैं फॉर्म, और जो आप सत्यापन दस्तावेज सत्यापन के समय जाते हैं, वेरिफिकेशन के समय जाते हैं, उसमें अगर वो गलत पाया जाता है तो भी आप के आवेदन रद्द हो जाएंगे। अगर आप जन्म तिथि गलत डालते हैं तो भी आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। अगर आप अपना लिंग मेल या फीमेल गलत बताते हैं तो भी आपके ये रद्द कर दिए जाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते वक्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है किसी भी विद्यार्थी के लिए। ठीक है। अगर कोई भी उम्मीदवार अपनी पात्रता पूर्ण न करता है, जैसे कि आप +2 बताते हैं कि आप इंटर पास हैं और सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो इस स्थिति में भी आपके उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। अगर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जैसे जाति आवासीय आप नहीं दिखा पाते हैं तो भी आपके उम्मीदवारी रद्द कर दिए जाएंगे। अगर प्रमाण पत्र सही स्वरूप में प्रस्तुत या समर्पित न करेंगे, जैसे कि आरक्षित कोटि में विहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर संबंध अगर आप नहीं बना करके जमा करते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाती है। ठीक है। अगर आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होता है तो भी उसके अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अगर आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा में या शारीरिक दक्षता परीक्षा में के क्रम में धोखाधड़ी या किसी प्रकार के मतलब प्रारूप धारण या कदाचार का अगर में संलिप्त पाए जाते हैं तो भी आपके अभ्यर्थिता रद्द कर दिए जाते हैं। अगर आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों के साथ किसी प्रकार का प्रलोभन देना या अथवा देने का प्रयास करना, उस कंडीशन में भी आपके अभ्यर्थिता रद्द हो जाएंगे। या अन्य किसी भी परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से प्रतियोगी परीक्षा के कदाचार मुक्त संलग्न के विरुद्ध पाए जाएंगे तो उस कंडीशन में विद्यार्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाती है। ठीक है। ये सभी आपके बिहार पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि अगर आप अंतिम डेट के बाद फॉर्म भरते हैं तो वो अमान्य घोषित होंगे। ठीक है। आप इसे अपने संबंधियों में, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।